आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। नमस्कार, मैं सुमंत कुमार। चलिए जानते हैं गोपालगंज की खास खबर। एक गर्भवती विवाहिता की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई है। मायके वालों ने ससुराल पक्ष पर गला दबाकर हत्या करने का आरोप लगाया है, जबकि पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर मामले की जांच शुरू कर दी है। मृतका की पहचान उसका गांव थाना क्षेत्र की कवई गांव निवासी अमरजीत सोनी की 23 वर्षीय पत्नी आरती देवी के रूप में हुई है। बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के कतालपुर गांव निवासी देवेंद्र शाह ने अपनी इकलौती बेटी आरती की शादी 27 फरवरी 2022 को कवई गांव निवासी शंकर शाह के बेटी अमरजीत सोनी के साथ हिंदू रीति रिवाज के अनुसार धूमधाम से की थी। आरती ने 1 साल पहले एक बच्ची को जन्म दिया था। मृतका का पति विदेश में वेल्डर का काम करता है और 3 महीने पहले ही घर आया था। मृतका के भाई रंजन सोनी ने बताया कि शादी में 2 लाख रुपए नगद और बुलेट गाड़ी की मांग की गई थी, लेकिन नगद राशि के साथ स्प्लेंडर बाइक के पैसे दिए गए थे। इस बात को लेकर ससुराल पक्ष नाराज था और आरती के साथ अक्सर मारपीट व प्रताड़ना की जाती थी। कई बार मायके में शिकायत की गई, लेकिन हर बार समझौता कर मामला शांत करा दिया जाता था। मृतका 2 दिन पहले बुआ की बेटी की शादी में शामिल होने मायके आई थी। बुधवार की रात को पति उसे जबरदस्ती वापस ले गया। उसके देवर ने फोन कर आरती की तबीयत खराब होने की सूचना दी, जिससे शक पैदा हुआ। जब परिवार वाले उसके ससुराल पहुंचे तो देवर ने सदर अस्पताल में होने की बात कही। सदर अस्पताल पहुंचने पर सभी आरोपी फरार थे और आरती का शव पड़ा हुआ था, जिसके गले पर निशान थे। उसका गांव थाना अध्यक्ष परमिट प्रभाकर ने बताया कि महिला की मौत की सूचना मिलने पर पति को हिरासत में लिया गया है। मायके वालों के आवेदन मिलने के बाद मामले की जाँच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। ये था कि हम लोग बुआ के घर शादी में गए थे और शादी से वापस आए। उसके बाद बोले कि चलेंगे, आप लोगों को शाम को छोड़ देंगे। वो बोले नहीं, अभी चलो। तो उसके बाद वो उसके भाई और वो आकर जबरन लेकर चले गए और उसके बाद गले दबाकर उसको हत्या कर दिया गया। और हम लोग उसे बता नहीं रहे थे। हम लोग कैसे ही फ़ोन कर पूछ रहे थे, तो वो लोग छिपा रहे थे कि नहीं, यहाँ पर है, लैट्रिन गई है, तो दवा कराने जा रहे हैं। और हम लोग पूछते कैसे जानकारी मिला कि उसको क्या हुआ? फ़ोन किया था उसके भाई क्या कि कहाँ पे है। हम बोले कि घर पे हैं। तो उसके बाद वो कॉल काट दिया। उसके बाद हम किए तो बोला कि थोड़ा भाभी का तबीयत खराब है, तो इसलिए कॉल किए हैं। हम लोग पूछे क्या हुआ है, तो वो बोले कि कुछ नहीं, हम बता रहे हैं थोड़ा देर में। उसके बाद बोला है कि हम लोग बाज़ार में हैं। फिर बाज़ार में हम लोग गए तो वहाँ पर नहीं था। उसके बाद फ़ोन किए तो बोल रहा है कि मकसूदपुर बाज़ार पर है। मतलब घुमाता रहा? हाँ, हमेशा घुमा के बता रहा था। कोई जानकारी मिला कि यहाँ पर है? मकसूदपुर बाज़ार पर हम लोग गए तो वहाँ पर कॉल किए कि कहाँ पे हो, तो तब बाद में बताया कि हाँ, सदर अस्पताल में है हम लोग। तो हम लोग सदर अस्पताल में आए तो देखे कि लाश पड़ा हुआ था। और पहले भी उसका देवर धमकी दे रहा था कि थाना पुलिस हमारे हाथ में, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। और 2 लाख रुपया दे दिए थे हम लोग दहेज में, और एक स्प्लेंडर गाड़ी का पैसा दिए थे और चैन अंक सब कुछ दे दिए। और वो बुलेट का डिमांड कर रहा था बार बार, और इसी कारण पैसे के लिए टॉर्चर कर रहा था बार बार। और 3 साल लगभग 2-2.5 साल हो गया था शादी का। 2 बरस हो गया था शादी का। और एक बच्ची भी है 1 साल 2 महीने का, और एक डिलीवरी भी है, गर्भवती है 4 महीने का। तो कौन मारा है इसको? इसके हस्बैंड और इसके देवर, इसके ससुर, इसके सास, इसके ननद सब मिलकर इसके हत्या। इसकी चाची भी है, चाचा चाची भी है शामिल। तो क्या करते हैं पति? पति इसके विदेश रहते हैं। विदेश से आज 3 महीने पहले आए हैं। और बार बार पहले लास्ट बार कब बात हुआ आपके बहन से? लास्ट बार शाम को 4 बजे तक हुआ। क्या बता रही थी? पूछ रहे थे समाचार, तो बोले ठीक है। खाना वाना पूछे तो बोले कि हाँ, खाना खा लिए। उसके बाद मोबाइल उसका छीन लिया गया था। उसके बाद कॉल नहीं, उससे बात हुआ। तो कैसे जानते हैं कि मोबाइल छीन लिया गया? कॉल कर रहे थे तो यही बार बार उठा रहा था। तो आप कैसे जानते हैं कि मतलब कि उसका साथ टॉर्चर करता था, मारपीट करता था? बार बार बोल रही थी बहन हमारी मम्मी से, ऐसे बोल रही है। क्या नाम है उसका? हमारा रंजन कुमार सोनी। कौन है आप उनका?
प्रत्येक साल आने वाले बाढ़ के पानी से माझा प्रखंड के पुरैना गांव के वासी परेशान रहते थे। गंडक नदी से निकलने वाली छाड़ी नदी गौसिया से बलुई और पुरैना गांव के समीप से गुजरती है। हर साल गंडक नदी में आने वाली बाढ़ का पानी पुरैना गांव में घुस जाता था, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता था। लोगों की इस समस्या को ध्यान में रखते हुए बाढ़ के पानी से निजात दिलाने के उद्देश्य से शुक्रवार को अंचलाधिकारी मुन्ना कुमार और गंडक विभाग के कार्यपालक अभियंता ने आवश्यक कदम उठाए। उन्होंने जेसीबी मशीन की मदद से एक नाले की खुदाई कर उसे गंडक नदी से जोड़ा, जिससे अब पुरैना गांव के वासियों को बाढ़ के पानी से राहत मिलने की उम्मीद जगी है। इस पहल से स्थानीय लोगों में काफी उत्साह है और वे अधिकारियों के इस निर्णय की सराहना कर रही हैं। उम्मीद है कि इस कार्य से आगामी वर्षों में बाढ़ के दौरान होने वाली परेशानियों से गांव वासियों को छुटकारा मिलेगा। सीवान जिले का यूपी और बिहार का मशहूर जिफिसेट एकेडमी में करें सेफ्टी ऑफिसर का कोर्स और 5 से 6 महीने में बने सेफ्टी ऑफिसर। जी हाँ, जिफिसेट एकेडमी आपको दे रहा है कोर्स के दौरान ही जॉब की गारंटी। हमारे यहाँ कोर्स कर रहे छात्रों के लिए अलग से प्लेसमेंट डिपार्टमेंट की सुविधा उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की? हमारा पता है राम राज्य मोड़, सोनू सीमेंट स्टोर के पीछे, आंदर ढाला के समीप, सीवान। गुरुवार की रात माझागढ़ थाना क्षेत्र के कोयनी बाजार टोला गांव में चोरों ने एक घर में सेंध लगाकर 1 लाख रुपए नगद, 5 लाख के जेवरात, कपड़े, एक बक्सा और एक पेटी चुरा लिए। सत्यलाल भगत के घर को निशाना बनाते हुए चोरों ने मुख्य दरवाजे का ताला तोड़ा और अंदर घुसकर अलमारी और बक्से के ताले भी तोड़ दिए। घटना के समय घर के सभी सदस्य एक ही कमरे में गहरी नींद में सो रहे थे। चोरों ने इस मौके का फायदा उठाते हुए बड़ी चालाकी से चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोरों के आने जाने की भनक तक घर वालों को नहीं लगा। सुबह जब घर वालों की नींद खुली तो घर का ताला टूटा हुआ मिला और सारा सामान बिखरा पड़ा था। अलमारी में रखी 1 लाख रुपए नगद और 5 लाख के जेवरात गायब थे। ये देख परिवार के सदस्यों में हड़कंप मच गया और वे छाती पीट पीट कर रोने लगे। घटना की सूचना मिलते ही आस पड़ोस के लोग इकट्ठा हो गए और तुरंत 112 नंबर पर कॉल कर माझागढ़ पुलिस को जानकारी दी गई। पुलिस की टीम एएसआई प्रमोद कुमार के नेतृत्व में मौके पर पहुंची और घटना की जांच में जुट गई। बताया जा रहा है कि 1 सप्ताह पूर्व ही सत्यलाल भगत का बेटा विदेश से कमाकर घर आया था। विदेश में की गई कड़ी मेहनत की कमाई और एक एक कर जुटाए गए जेवरात चोरों ने एक ही रात में लूट लिए, जिससे पूरा परिवार कंगाल हो गया। चोरी की इस घटना से पूरे गांव में दहशत और भय का माहौल है। लोग बढ़ती आपराधिक घटनाओं को लेकर चिंतित हैं। ग्रामीणों का कहना है कि जिस प्रकार नीतीश सरकार ने 15 साल पहले अपराधियों पर नकेल कसी थी, आज वैसा नियंत्रण नहीं दिख रहा है। इसका फायदा उठाकर अपराधी खुलेआम हत्या, लूट और चोरी जैसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। जिले में फर्जी कागजात के माध्यम से जमीन की खरीद बिक्री करने वाले भूमाफियाओं की दूसरी सूची जारी कर दी गई है। पुलिस अधीक्षक अवधेश दीक्षित ने इस संबंध में आम जनता से अपील की है कि वे ऐसे लोगों से जमीन की खरीद बिक्री करते समय सतर्क रहें और दस्तावेजों की गहनता से जांच अवश्य करें। एसपी अवधेश दीक्षित ने कहा कि इन भूमाफियाओं पर जमीन के फर्जी दस्तावेज तैयार कर अवैध रूप से खरीद फरोख्त करने के गंभीर आरोप हैं। उन्होंने गोपालगंज वासियों से आग्रह किया कि जमीन की डीलिंग करते समय सभी दस्तावेजों की अच्छे से जांच करें और किसी भी शंका की स्थिति में पुलिस की मदद लें। भूमाफियाओं की सूची संधारित करने के साथ ही एसपी ने लोगों से अपील की है कि यदि उनके पास किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या गतिविधि की जानकारी हो तो पुलिस अधीक्षक गोपालगंज से संपर्क नंबर 94 318 22 991 या गोपालगंज पुलिस हेल्पलाइन नंबर 94 700 92 879 पर तुरंत सूचना दें। आपकी पहचान पूरी तरह से गुप्त रखी जाएगी। पुलिस प्रशासन की इस पहल का उद्देश्य आम जनता को भूमाफियाओं के धोखाधड़ी से बचाना और जिले में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना है। यदि सभी सतर्कता बरतें और पुलिस को सही समय पर जानकारी दें तो इस अवैध गतिविधि पर पूरी तरह से अंकुश लगाया जा सकता है। बकाया वसूली अभियान के तहत कुचायकोट प्रखंड के सल्लेपुर और आसपास के कई गांवों में शुक्रवार को बिजली विभाग की टीम ने भीषण छापेमारी की।
सेक्शन जेई अविनाश कुमार के नेतृत्व में की गई इस छापेमारी के दौरान 50 बड़े बकायेदारों के बिजली कनेक्शन काट दिए गए। इस कार्रवाई से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। सेक्शन जेई अविनाश कुमार ने कहा कि सभी उपभोक्ताओं को हर हाल में बकाया बिजली बिल जमा करना आवश्यक है। जिन उपभोक्ताओं का बकाया 2000 रुपये तक है और उन्होंने अभी तक बिल का भुगतान नहीं किया है, उन्हें लाल नोटिस जारी कर दिया जा रहा है। इसके बावजूद भुगतान नहीं होने पर कनेक्शन काटकर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सभी उपभोक्ताओं से अपील की कि वे यथाशीघ्र अपने बिजली बिल का जमा करें ताकि किसी भी असुविधा से बचा जा सके। इस छापेमारी अभियान में मनीष तिवारी, गुड्डू पटेल, आनंद बैठा, कपिल सिंह, अभिमन्यु कुमार सहित अन्य मानव बल मौजूद थे। शुक्रवार को थावे प्रखंड के धतिंगना पंचायत के विशंबरपुर शिव शक्ति सेवा संस्थान मंदिर से 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा महायज्ञ का शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर हाथी, घोड़े और गाजे बाजे के साथ भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें 2101 महिलाओं ने माथे पर कलश लेकर भाग लिया। श्रद्धालुओं ने हर हर महादेव और जय श्री राम के नारों से पूरे वातावरण को भक्तिमय बना दिया। सुबह करीब 9 बजे से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर में एकत्रित होने लगे थे। दिन के 10 बजे विधिवत वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच कलश यात्रा की शुरुआत हुई। कलश यात्रा चनावे और लछवार होते हुए इटवा धाम पहुंची, जहां आचार्य पूना बाबा की देखरेख में विधिवत रूप से कलश में जलभरी का कार्यक्रम संपन्न हुआ। इसके पश्चात कलश यात्रा महायज्ञ स्थल पर पहुंचकर संपन्न हुई। यज्ञ के दौरान वेदी पर रामशरण सिंह, ब्रिजभूषण सिंह, राजप्रकाश सिंह, शंभुनाथ सिंह, चंद्रिका कुमार और जयप्रकाश राय उपस्थित थे। यज्ञ समिति के सदस्यों ने जानकारी दी कि महायज्ञ के दौरान शाम 7 बजे से रात 11 बजे तक श्रीमद् भागवत कथा का वाचन आचार्य शिवानंद तिवारी द्वारा किया जाएगा। कलश यात्रा में ओम प्रकाश राय, सत्यप्रकाश सिंह, चंद्रभूषण व्यास, पुजारी कामाख्या जी, टकाटक बाबा और एएसआई नीरज कुमार पांडे समेत अन्य श्रद्धालु भी शामिल थे। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर विदेशी टोला पंचायत के शिवस्थान स्थित बाबा सिद्धेश्वर नाथ मंदिर में सोमवार से 24 घंटे के लिए अखंड अष्टजाम का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम की तैयारियां अंतिम चरण में है और मंदिर का रंग रोगन कार्य जारी है। प्रत्येक वर्ष मंदिर समिति और समस्त ग्रामीणों के सहयोग से इस अखंड अष्टजाम का आयोजन किया जाता है, जिसमें बड़ी संख्या में गणमान्य व्यक्ति और स्थानीय ग्रामीण सहभागिता करते हैं। मंदिर के पुजारी राघव गिरी ने बताया कि इस वर्ष भी परंपरागत रूप से अखंड अष्टजाम का आयोजन किया जा रहा है। 24 फरवरी को 24 घंटे के लिए अखंड अष्टजाम प्रारंभ होगा, जिसके साथ ही भंडारे का भी आयोजन किया जाएगा। पूर्णाहुति 25 फरवरी को संपन्न होगी। पूर्णाहुति के बाद मंगलवार को दोपहर 1 बजे से भगवान शंकर पार्वती, राम सीता एवं हनुमान जी की भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। 26 फरवरी बुधवार की रात 8 बजे से जय मां झांकी ग्रुप देवरिया द्वारा झांकी एवं शिव विवाह की प्रस्तुति दी जाएगी, जो श्रद्धालुओं के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र होगी। कार्यक्रम के आयोजन में मंदिर समिति के सदस्य एवं स्थानीय ग्रामीण जुटे हुए हैं और पूरे क्षेत्र में महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य को लेकर भक्तिमय माहौल बना हुआ है। उचका गांव प्रखंड की बालाहता बाजार से पिरड़ा जाने वाले मार्ग पर नवनिर्मित बिल्डिंग मटेरियल सेंटर का उद्घाटन सोमवार को हथुआ विधानसभा क्षेत्र के राजद विधायक राजेश कुमार सिंह ने फीता काटकर किया। उद्घाटन समारोह के दौरान आयोजित प्रेस वार्ता में विधायक राजेश कुमार सिंह ने कहा कि प्रदेश में राजद की सरकार बनने पर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए विशेष कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने घोषणा की कि राजद सरकार प्रत्येक बेरोजगार महिला को प्रति माह 2500 रुपए उनके खाते में भेजने का कार्य करेगी। विधायक ने इस अवसर पर प्रदेश की नीतीश सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार की विफलता के चलते प्रदेश में अपराध अपनी चरम पर है। उन्होंने चिंता व्यक्त की कि जहां आम जनता की सुरक्षा का सवाल है, वहीं जनप्रतिनिधि भी स्वयं को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। उन्होंने भरोसा जताया कि समय आने पर जनता इस सरकार को मुंहतोड़ जवाब देगी। इस अवसर पर मीरगंज नगर परिषद के उप सभापति धनंजय यादव, बिल्डिंग मटेरियल हाउस के मालिक संजीव उर्फ तियाई यादव, पूर्व बीडीसी अनिल सिंह सहित बड़ी संख्या में स्थानीय लोग उपस्थित थे। प्रधानमंत्री पोषण योजना के अंतर्गत प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में
कार्यरत रसोइयों की ज्वलन समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन रसोइया संगठन के तत्वाधान में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व संगठन के संस्थापक सह राष्ट्रीय महासचिव राम कृपाल ने किया। धरना प्रदर्शन प्रखंड संसाधन केंद्र BRC परिसर विजयपुर के पास आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में रसोइयों के साथ साथ संगठन के पदाधिकारियों ने भी भाग लिया। उपस्थित रसोइयों ने सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की और अपनी मांगों को बुलंद किया। रसोइयों ने 1650 में दम नहीं, 10,000 से कम नहीं और रसोइयों का मानदेय 12 माह का लागू करो जैसे नारों के माध्यम से सरकार से अपनी मांगे सामने रखी। सभा को संबोधित करते हुए संगठन के संस्थापक सह राष्ट्रीय महासचिव राम कृपाल ने कहा कि सरकार की गलत नीतियों और कार्यनीतियों की खामोशियों के कारण रसोइयां भूखमरी का सामना कर रही हैं। उन्होंने आरोप लगाकर सरकार रसोइयों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है और नौकरी के नाम पर उनका शोषण कर रही है। राम कृपाल ने कहा कि इस भीषण महंगाई के दौर में वर्तमान में मिलने वाली मानदेय ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। उन्होंने पटना उच्च न्यायालय के 30 सितंबर 2022 के आदेश का हवाला देते हुए मांग की कि रसोइयों को न्यूनतम मजदूरी के दर से मानदेय का भुगतान किया जाए। धरना के अंत में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी महोदया और प्रखंड विकास पदाधिकारी विजयपुर के साथ वार्ता कर ज्ञापन सौंपा गया। धरना सभा को निर्मला, गीता देवी, इंदु देवी, सरोज देवी, तरावती देवी, विमला देवी, कुमारी देवी, शंकर कुमार, शैलेश कुमार, अनीता देवी, प्रीति पांडे, रूबी देवी, अभिषेक कुमार, गुड़िया देवी, शाहजहां खातून, मीना देवी, सुमित्रा देवी, रागिया देवी समेत कई अन्य वक्ताओं ने संबोधित किया। कार्यक्रम का संचालन जिला संयोजक क्रांति सिंह और जिला सचिव जवाहिर सिंह ने संयुक्त रूप से किया। तो ये थी गोपालगंज की खास खबर। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।